स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी इकोसिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल नॉलेज जो रहता है वो पूरा का पूरा हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग है जिसमें हम निवास करते हैं उसे एनवायरनमेंट कहा जाता है। और इसमें सभी प्रकार की लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हमारे द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट, सोशल रिलेशनशिप और इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स में आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट और फंगी, बैक्टीरिया। नॉन लिविंग थिंग्स में ओशियन, क्लाउड, सॉइल, रॉक, सोलर एनर्जी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल। और हमारे द्वारा बनाया गया जो एनवायरनमेंट है, जो तमाम प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब के सब जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। एनवायरनमेंट को यदि हम सेगमेंट में डिवाइड करें तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और इन सब को मिला दें तो बायोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर सच एज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब धरती के ऊपर वाली सतह को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, इसको समताप मंडल कहा जाता है जिसमें ओजोन लेयर स्थित रहती है। म्यूजोस्फियर और उसके बाद है आयनोस्फियर, आयन मंडल। ये लगातार पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, म्यूजोस्फियर और आयनोस्फियर, आयन मंडल, ये सब आते हैं। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी की सतह का वो स्थान जहाँ पर जल भरा रहता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तमाम प्रकार के ओशियन, हमारी नदियाँ, तालाब, जो जितने भी झरने हैं वो सब के सब हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और इसमें मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, सॉइल है और बहुत सारा जो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटीरियर वो मेंटल है, यानी धातुओं का बना हुआ है, मेटालिक है, और ये सब लिथोस्फीयर का हिस्सा है। बायोस्फीयर की डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर with each other and life process occurred interact with each other are called biosphere। इसके बाद हम यदि बात करें एनवायरनमेंट को बचाना और उसके साथ इंटरेक्शन जो होता है उससे हमारा जीवन किस तरह से संतुलित हो सकता है, हम किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी से हमारा मानव विकास भी कर सकें। तो इसके लिए इकोसिस्टम की स्टडी करना अनिवार्य है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। दैट मीन्स इकोसिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन में एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंटल साइंस, दैट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एनवायरमेंटल साइंस। एक और नई ब्रांच है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एंड ये पॉल्यूटेंट्स के कॉज और उनके इफ़ेक्ट की स्टडी की जाती है इसमें। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप की जो केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट में असर पैदा करते हैं उनकी स्टडी की जाती है। और इस तरह से इन सब को मिलाकर अभी जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी आई है उन्होंने क्या किया, इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसमें अब कोई भी बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट की स्टडी कर सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री वाला हो, मैथ वाला हो, हिस्ट्री वाला हो या बायोलॉजी वाला। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इन सब को इंटरेक्ट कर दिया गया है। दैट इज़ कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ऑन द ह्यूमन बॉडी। सो इन सब को मिलाकर अब जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तैयार हुई है, इसी को एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन से ये अब थोड़ा सा डिफरेंस है और इसमें अवेयरनेस थ्रू चिल्ड्रन एंड यूथ दे क्रिएट न्यू आइडिया। इसमें सभी बच्चों का, सभी लोगों का, जो भी एनवायरनमेंट के हिस्से हैं उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रदान कर सकें। और इसमें बच्चों का रोल स्पेशली होता है। एजुकेशन मस्ट बी पार्ट फॉर एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशंस, तो इसलिए इसको शामिल किया गया है। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा हम एनवायरनमेंट एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं तो इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इनके बीच केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स की स्टडी है और ये सब मिलकर न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो को तैयार करते हैं। यदि हम इकोसिस्टम के टाइप की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम, तमाम फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब मिलकर जो नेचुरल इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, मैराइन इकोसिस्टम है,
और ये सब नेचुरल इकोसिस्टम के हिस्से हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की या मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें कि तालाबों का निर्माण कर मछली पालन करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा जो गार्डन है, ये सब नेचुरल ना होकर मैन मेड इकोसिस्टम कहलाते हैं। कुछ डेफिनेशन है। सिंगल इंडिविजुअल जहाँ होता है उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जब सिंगल इंडिविजुअल जैसे बहुत सारे मिल जाते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन में जब बहुत सारे जीव जंतु और भी शामिल हो जाते हैं तो वो कम्युनिटी कहलाता है। और जब इसके साथ एबायोटिक फैक्टर भी इंट्रैक्शन करने लगे तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो कम्युनिटी क्या होती है? बहुत सारे पॉपुलेशन में इंडिविजुअल आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। इकोसिस्टम के और कम्युनिटी के यदि हम हिस्सा देखें तो इसमें 3 हिस्से हैं। हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी कम्युनिटी में 3 हिस्से होते हैं। उसमें प्रोड्यूसर होते हैं जो जनरली ग्रीन प्लांट होते हैं। उसमें कंज्यूमर होते हैं जो कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर में, या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में इनको बांटा जाता है। और तीसरे होते हैं बैक्टीरिया और फंगी, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, विच आर हेल्प टू रिसाइकलिंग एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। एनर्जी सोर्स की जहाँ तक बात है तो ऑल एनर्जी इन फूड वेव कम्स फ्रॉम द सन। संसार में जितनी भी एनर्जी है उन सबका एकमात्र सोर्स जो है वो सूर्य है। और सोलर एनर्जी से ही हम ये पूरी हमारी लाइफ साइकिल तैयार हो रही है। इकोसिस्टम अलग अलग है, जगह का इकोसिस्टम अलग अलग कौन बनाता है? वहाँ पर होने वाली बारिश सबसे पहला कारण है। वहाँ पर कितनी बारिश होती है, इसके आधार पर डेजर्ट इकोसिस्टम है, यहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, आपका मान लो ग्रीन इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द वाटर। दूसरा है अमाउंट ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरणें कितनी पड़ रही हैं। यदि सूर्य की पर्याप्त किरणें पड़ रही हैं, पानी भी पर्याप्त है, तो स्वाभाविक है वहाँ का इकोसिस्टम बहुत समृद्ध होगा और वहाँ पर इंडिविजुअल जीव जंतु अपने आप संख्या में बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज़ होती है टाइप ऑफ सॉइल, क्या वो फसलों के उत्पादन के लिए, लोगों के रहने के लिए अनुकूल है, वहाँ पर सब प्रकार के खनिज पदार्थ उपस्थित हैं, तो ये मिट्टी उर्वरा कहलाएगी और वहाँ पर अच्छे प्रोड्यूसर होंगे और कंज्यूमर भी होंगे। इसके बाद हम इकोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड इकोलॉजी। सो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिज्म के बीच मटेरियल और एनर्जी का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी को इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर कंपोनेंट्स हैं उनमें प्रोड्यूसर हैं ये जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्लांट्स और एल्गी। कंज्यूमर्स हैं जो कि दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और डिकम्पोजर्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ईट करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस इसमें आते हैं। कंज्यूमर की क्लास, कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं। हर्बीवोरस जो कि पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी कहलाते हैं। कार्निवोरस ये मांसभक्षी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, मीट ईटर है, हर्बीवोरस को खाने का काम करते हैं। और थर्ड है ओमनिवोरस जो ग्रीन प्लांट्स और एनिमल सभी को खा सकते हैं, यानी सर्वाहारी कहलाते हैं। इकोसिस्टम को परिवर्तित करने वाले नेचुरल कॉज हैं सूखा पड़ने पर इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, बीमारियां, आग लगने पर और ओवर पॉपुलेशन होने पर इकोसिस्टम की जो स्थिति है वो चेंज हो जाती है। कुछ चेंज जो मनुष्य के द्वारा लाए जाते हैं उनमें से वाटर पॉल्यूशन, पानी में अशुद्धियाँ मिला देने पर इकोसिस्टम जो है वहाँ का बर्बाद हो जाता है। एयर पोल्यूशन, हवा में यदि बहुत अधिक मात्रा में विषाक्त गैसें रहेंगी, बहुत सारी जहरीली गैसें रहेंगी, तो एयर पोल्यूशन के कारण वहाँ का इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित होगा। लैंड पोल्यूशन, यदि आप हरे पेड़ पौधों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, उनको काटेंगे तो लैंड पोल्यूशन होगा। और कंस्ट्रक्शन के द्वारा भी बहुत अधिक इकोसिस्टम प्रभावित होता है। ह्यूमन किस तरह से इकोसिस्टम को बचा सकते हैं? तो हम सबसे पहली चीज़ है रिसोर्स को बुद्धिमानी पूर्वक यूज़ करें। सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सेव लाइफ। दूसरा है कंट्रोल, उन कानूनों का पालन करें जो कि पॉल्यूशन को रोकने में मदद करते हैं। अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, स्वच्छता अभियान चलाएं और नदियों को, पानी के जो सोर्स हैं उनको अच्छा साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम हेल्दी इकोसिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।